इससे पहले के लेक्चर में हम कॉलिजन डिस्कस कर रहे थे और कॉलिजन में हमने इलास्टिक कॉलिजन को बेसिकली अब तक डिस्कस किया था और इलास्टिक कॉलिजन में हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर था। इसके अलावा हमने जो दो पार्टिकल्स थे, दोनों पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 का हमने रिलेशन डिराइव कर लिया था। वो रिलेशन हमारा क्या था, तो देखिए थोड़ा सा मैं रिकेप पहले करा देता हूं और रिकेप कराने के बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या क्या देखा था, हमने इलास्टिक कॉलिजन के अंदर देखा था पहली चीज ये कि v2 माइनस v1 जो था दिस वाज इक्वल टू u2 माइनस u1 माइनस u2 आया था, u1 माइनस u2, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके अलावा हमने दोनों पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 का रिलेशन निकाला था। v1 वेर इक्वल टू था कितना, v1 वेर इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ ऐसा आया था। और जब हम v2 निकाले थे तो v2 वेर इक्वल टू था हमारा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना हमने कर लिया था पहले, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन याद रखना है कि ये तीन का तीन इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v1 इक्वल टू दिस एंड v2 इक्वल टू दिस, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलास्टिक कॉलिजन, ओनली एंड ओनली फॉर इलास्टिक कॉलिजन। अगर आपके क्वेश्चन में इलास्टिक कॉलिजन मेंशन नहीं करता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज एकदम नहीं कर सकते हो। वहां पर मेंशन रहेगा कि द कॉलिजन इज इलास्टिक, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूलाज, ओके। अब इस फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन का एंड देन उसके बाद हम बाकी के कॉलिजन को भी स्टडी करेंगे, ओके। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कैसे यूज करना है इसका। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा ये आ जाता है, फर्स्ट केस 1। लेट्स से कि वी हैव टू पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल आर लेट्स से m1 and m2 and this particle m1 we are moving with velocity u1 and m2 we are moving with velocity let's say u2 and they collide elastically and after collision they move velocity with v1 and velocity with v2. This is the initial velocity u1 and u2 and final velocity v1 and v2, and here the case is that let's say both mass m1 is equal to m2, that means m1 and m2 both are equal and their value is let's say equal to a small m. Then what will be the value of v1 and v2, we will see here by using that formulas. तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर देखेंगे कि अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम हो जाता है तो v1 और v2 की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो वी हैव द फॉर्मूला v1 इज इक्वल टू हाउ मच, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू कितना u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एज बोथ मास आर सेम, तो अगर दोनों मास सेम है तो यहां पर m1 माइनस m2 करेंगे तो m माइनस m हो जाएगा और m माइनस m हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो वी कैन से दिस v1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू m2 को m लिख लीजिए, u2 को u2 रहने दीजिए, अगेन m1 प्लस m2 यानी m1 एंड m2 बोथ आर सेम, तो सो वी कैन से m1 प्लस m2 विल बी अगेन 2m के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम 2m रख देते हैं और इससे ये कैंसिल होगा। तो वी कैन से कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, यानी v1 विल बी इक्वल टू v2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहां पर v2 निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा v2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1 इंटू हो जाएगा हमारा u2 प्लस हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगेन m1 एंड m2 आर सेम, तो सो दिस होल टर्म विल बी 0 और अगर ये पूरा हमारा 0 हो जाता है तो वी कैन से दिस v2 विल बी इक्वल टू 2m इंटू u1
upon में m1 plus m2 both are same, so we can say m plus m that will be equal to 2m and 2m cancel each other, so v2 will be equal to कितना हो जाएगा हमारा u1. तो we can easily see that कि the final velocity of the first particle will be equal to the initial velocity of the second particle, and the final velocity of the second particle will be equal to initial velocity of the first particle. इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब दोनों पार्टिकल का मास सेम रहेगा और जब मास सेम रहेगा और इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो वैसे सिचुएशन में वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाएगा. मतलब एक जो है, जो पहले वाले की जो वेलोसिटी थी वो दूसरे वाले की हो जाएगी फाइनल, और जो दूसरे वाले की इनिशियल थी वो पहले वाले की हो जाएगी फाइनल. इस पर नीट ने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है. जो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मेरा नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है. क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन नीट ने कुछ ऐसा पूछा था कि इफ 5 kg mass moving with velocity 20 meter per second collides elastically collide करता है with another 5 kg moving in opposite direction with 2 meter per second, then what will be the final velocity? Then what will be final velocity of both? तो यहां पर क्या होता है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो बच्चे इसे सॉल्व करने लग जाते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर जाके सॉल्व करते हैं. उसका टाइम यहाँ पर कंज्यूम होता है, और नीट में हमारे पास जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेज करना. तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे बहुत आसान भाषा में कर सकते हो कि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है और वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये कोलाइड करता है. कैसे? इलास्टिकली कोलाइड करता है. जैसे ही ये वर्ड इस्तेमाल किया इलास्टिकली, अपने अंदर वो तीनों फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो मतलब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हैं, और साथ ही साथ v1 और v2 का जो हमने दो फॉर्मूला डेराइव किया उसको आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो. तो यहां से हम कहेंगे, यहां आगे कह रहा है कि विद अनदर 5 kg, यानी दूसरे मास से टकराता है जिसकी वेलोसिटी अगेन कितना है 5 kg है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से. अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को पता करना है. तो यहां पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर लेट्स से कि सर ये A है और ये 5 kg का है और ये इधर की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, अगर ये इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और दूसरा एक और 5 kg का था जो इधर की तरफ जा रहा था किस वेलोसिटी से, तो ये जा रहा था हमारा 2 मीटर पर सेकंड से, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो जब ये दोनों इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के बाद ये वाला जो 5 kg है, जो पहला वाला A वाला जो 5 kg है, ये A है, लेट्स से ये B है, तो ये A वाला जो होगा इसकी वेलोसिटी ले लेगा और B वाला जो होगा वो A की वेलोसिटी ले लेगा. मतलब A की वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड और B की वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी कितनी 20 मीटर पर सेकंड. ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा मास अगर सेम रहेगा तो वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी एक की इनिशियल वेलोसिटी दूसरे की फाइनल हो जाएगी और दूसरे की इनिशियल पहले वाले की फाइनल हो जाएगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, ठीक है. तो ये बात हो गई पहले केस की, ठीक. सेकेंड केस इसमें क्या पूछा जाता है, तो सेकेंड केस की अगर हम बात करें, केस 2 की बात करें तो इसमें देखिए क्या होगा. इसमें आपको कहेगा कि मान लीजिए कि m1 जो है वो वेरी वेरी लार्जर देन m2 है. m1 क्या है, m2 से बहुत बड़ा है, यानी उसमें से एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा मास रखता है.
और यहां पर लेट से कि u1 जो था वो u1 0 था और जो दूसरा पार्टिकल जो छोटा वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यानी u2 जो है उसको अपन u मान लेते हैं। तो टकराने के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को पता करना है। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर अगर हमें v1 निकालना है तो वी कैन से v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू हो जाएगा u1 प्लस हो जाएगा 2m2 u2 अपॉन में हो जाएगा कितना m1 प्लस m2, कुछ ऐसा आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 प्लस 2m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि m1 हमारा बहुत बड़ा है। अगर हमारा m1 बहुत बड़ा है, m1 जब बहुत बड़ा है तो m1 से जब m1 से हम m2 को माइनस करेंगे या m1 में m2 को प्लस करेंगे तो वैसे सिचुएशन में m2 को हम इग्नोर कर सकते हैं। यानी आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि अगर आपके पास सपोज 1 करोड़ रुपीस हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, और उसमें अगर 1 रुपए ला करके आप ऐड करते हो या 1 रुपए ला के माइनस करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर m1 की वैल्यू बहुत बड़ी है तो m1 में से m2 को हम माइनस करें या m1 में m2 को प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, m2 को जहां जहां पर m2 प्लस या माइनस के फॉर्म में है वहां उसको इग्नोर करेंगे। u1 की वेलोसिटी अगर यहां पर u1 की वैल्यू यहां पर ला करके 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और वी कैन से दिस v1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2m2 u2 हमारा u है तो यहाँ u डाल देंगे अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पर सिंपल m1 लिखेंगे। अगेन m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन m2, सो वी कैन से कि m2 डिवाइडेड बाय m1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर m2 बहुत छोटा है और m1 बहुत बड़ा नंबर है तो जब बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगेन वी कैन से कि दिस नंबर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 और वी कैन से दिस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी हाउ मच 0। यानी कि आप इसका एग्जांपल कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जो पहला पार्टिकल है वो लेट से कि हमारा एक ट्रक है, लेट से कि एक ट्रक है जो ट्रक अपने रोड पर चुपचाप खड़ा है और इसका मास m1 है जो कि बहुत ही बड़ा मास है एज कंपेयर टू एक साइकिल के। ये मान लीजिए एक साइकिल है, एक कोई साइकिल है और ये साइकिल इधर की तरफ चल करके आ रही है। तो इस साइकिल का मास लेट से कि m2 है और ये u वेलोसिटी से चल करके इधर की तरफ आती है और ये आकर के इस ट्रक को टक्कर मार देती है, इसके साथ कोलाइड हो जाती है। तो एज गिवन कि ट्रक का मास बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल, तो वैसे सिचुएशन में ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ट्रक अगर पहले से इसका u1 अगर 0 था तो इसका v1 भी 0 रहेगा, यानी ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ट्रक जैसे का तैसा ही खड़ा रहेगा। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। जिस सेकंड पार्टिकल ने आकर के टक्कर मारा है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हम देखना चाह रहे हैं और इसको हम जानना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको हम कैसे पता करेंगे। अरे भाई हो जा, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम सेकंड पार्टिकल के फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी। अगर हम सेकेंड पार्टिकल के फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर हमें v2 पता करना है तो हम v2 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे। v2 के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस 2m1 u1 अपॉन में हमारा ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और एज गिवन कि u1 हमारा 0 था, यानी कि नहीं u1 हमारा 0 था, यस, जो हैवी पार्टिकल था, हैवी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको अपन इग्नोर करेंगे और यहाँ पर हमारा ये m2 माइनस m1 है। m2 ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत छोटे नंबर में से बहुत बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो ये तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं माइनस m1 और यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर हमारा u2 आता है तो u2 की जगह हम u पुट कर देंगे। यहाँ m1 प्लस m2 की जगह सिंपल अगेन m1 लिखेंगे, इतना हो जाएगा। तो इससे ये हमारा कटेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस u के बराबर। यानी सेकेंड पार्टिकल की जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि वो साइकिल आएगी, आकर के ट्रक को धक्का मारेगी, धक्का मारने के बाद वापस उसी वेलोसिटी से लौट जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगी अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो ये हमारे सेकंड केस की बात हो गई कि अगर हमारा एक पार्टिकल बहुत हैवी
हैवी होगा, बहुत हैवी होगा, अगर वो रेस्ट में था पहले से यानी उसकी वेलोसिटी 0 थी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही रहने वाली है। तो इस टाइप से अलग अलग केस आ सकता है। जब भी आपको देगा कि एक मास बहुत बड़ा है और एक मास बहुत छोटा है, तो वैसे सिचुएशन में उस बड़े मास से छोटे मास को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छोटे वाले मास को वैसी जगह पर इग्नोर कर देना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस पर आप और भी क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इस टाइप के या इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो आप देखिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इसमें इनएलास्टिक और परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहां से अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है दैट वाज inelastic collision. That was inelastic collision. Oh, देखिए, अगर हम inelastic collision की बात करते हैं तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टी पाई जाएगी लगभग जो इलास्टिक कोलिजन में नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स कह लीजिए कि इलास्टिक का जस्ट अपोजिट कर देना है, ऑलमोस्ट एक केस को बस छोड़ करके। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहली चीज, एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम कंजर्व रहता है दुनिया के हर एक कोलिजन में। तो मोमेंटम तो यहां भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो यहां भी कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन हमने इलास्टिक कोलिजन में ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी वी आर नॉट कंजर्व। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी वी आर कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था। यहां पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। देन हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कंजर्व थी। तो यहां पर हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इज नॉट कंजर्व। वहां पर हमने पढ़ा था कि हीट, लाइट या साउंड जनरेट नहीं हो रही थी। यहां पर हीट, लाइट या साउंड में से कोई भी जनरेट हो सकता है। हीट, लाइट एंड साउंड में जनरेट, ये जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहां पर सारे फोर्सेस जो थे, जो भी फोर्स इलास्टिक कोलिजन में इन्वॉल्व हो रहे थे, वो सब के सब कंजर्वेटिव फोर्स थे। यहां पर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, फोर्सेस में नॉन कंजर्वेटिव, यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारी ये चार मेन प्रॉपर्टी है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, हीट, लाइट एंड साउंड में जनरेट एंड द फोर्सेस में नॉन कंजर्वेटिव, फोर्सेस हमारा यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। ये इन इलास्टिक कोलिजन की सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसमें ज्यादा हम कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूला भी नहीं देखना है अभी हमें, बाद में हम देखेंगे जब हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब इन दोनों का मिलाकर डिस्कस करेंगे उसके बाद इस पर एक जनरल सा फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट आ जाता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, तो अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ये एक तरह का इनएलास्टिक कोलिजन ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि दो बॉडी आपस में टकराएगी और टकरा करके ये दोनों साथ साथ चल पड़ेगी। यानी इस कोलिजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू बॉडीज कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाती है, स्टिक टुगेदर, then move with common velocity, move with common velocity। दो बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाती है और स्टिक करने के बाद यानी चिपक जाने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी से चल पड़ती है। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लीजिए कि ये दो बॉडी है, सपोज कर लीजिए एक का मास हम मान लेते हैं m1 है और एक का मास हमारा ये m2 है। ये u1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा था, और ये दोनों क्या होता है? ये दोनों कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद
ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपक जाने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी सपोज v से चल पड़ता है। v से चल पड़ने का मतलब है कि v1 और v2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में या इस टाइप के कोलिजन में क्या क्या होगा, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें आ गई डेफिनेशन की। देन उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक तरह का इनएलास्टिक कोलिजन है। तो इनएलास्टिक कोलिजन की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में पाई जाएगी। एक्सेप्शन बस इतना है कि इसमें वेलोसिटी दोनों की कॉमन हो जाती है, दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रखना है। देन इसमें जो है चीजें क्या याद रखना है, चीजें आपको ये याद रखना है कि जो हमारा इनएलास्टिक कोलिजन था उसमें मोमेंटम कंजर्व था, तो यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं था, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। वहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं था, यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। वहाँ हीट, लाइट और साउंड जनरेट होता था, यहाँ भी जनरेट होगा, ठीक है ना। वहाँ सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इन्वॉल्व थे, तो यहाँ भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इन्वॉल्व होगा। सिंपल सी इतनी बात याद रखनी है परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में। सबसे जो इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जब आप थियरी का पेपर लिखते हो तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस काइनेटिक एनर्जी का क्या लॉस होता है या गेन होता है, और अगर लॉस या गेन जो भी होता है तो उसको प्रूफ करने के लिए देगा कि अगर आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो ये प्रूफ करो कि परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है थियरी के पेपर में। साथ ही साथ आप अगर नीट या जेईई लिख रहे हो तो उसमें सीधा सीधा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आप सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो नेक्स्ट चीजें समझने जा रहे हैं वो ये सीखेंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा उस लॉस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स से कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और ये चल रहा था लेट से u1 वेलोसिटी से और ये चल रहा था लेट से u2 वेलोसिटी से। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों कोलाइड करता है और कोलाइड करके ये दोनों चिपक जाते हैं। ये m1 और ये m2 दोनों क्या होते हैं, कोलाइड करके चिपक जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी v से ये चल पड़ता है। तो v से जब चल पड़ेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा ये हमें अगर जानना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी है और बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी से भी पहले हमें इस u1 और u2 का इस v के साथ रिलेशन चाहिए जो कि अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो वी कैन से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ पर चूंकि कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है तो m1 v1 प्लस m2 v2 को हम m1 प्लस m2 इंटू v कह सकते हैं। ये हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो v आएगा v विल बी कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 अपॉन में हमारा आ जाएगा कितना, m1 प्लस m2, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना हमारा कुछ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, देन जाकर के हम लॉस देख सकते हैं। तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि KI की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ऐसा हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हैं। और अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज कितना, कि हाफ, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, m1 प्लस
m2 इंटू हो जाएगा हमारा कितना v²। सिंपल हमारा कुछ ऐसा निकल करके आ जाएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v² के बराबर। अब यहां से हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखना है, तो दोनों को हमें लॉस या गेन जो भी होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ यूं आ जाएगा कि हाफ ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 इंटू v², और v हम यहाँ पर इतना निकाल चुके हैं, तो v की जगह अगर हम ये वैल्यू डाल दें दैट इज m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 अपॉन में हो जाएगा हमारा कितना m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या जो भी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाटएवर जो भी है उसको अगर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम थक गया यार बोलते बोलते, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है इसमें, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अगर हमें चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली देखना है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा दिस विल भी हो जाएगा कितना फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर देखिए यहां पर एक और एजम्पशन आप ले सकते हो कि जो दो पार्टिकल है m1 और m2 उसमें से हमने दोनों को चला रखा u1 वेलोसिटी से और u2 वेलोसिटी से। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और आसान करने के लिए किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में मान लो, तो ये और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या ये डेरिवेशन और आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने ये पूरा मान रखा है तो हम पूरे को सॉल्व करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आई है वो हम कितना पुट कर देंगे, हाफ इंटू ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा था हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इन दोनों को हमें सिंपली क्या करना है माइनस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारा हाफ तो ठीक है सर, ये हमारा m1 प्लस m2 भी ठीक है सर, इसको हम ब्रैकेट के ऊपर लिख लेते हैं ऐसा करके m1 प्लस u1 प्लस सॉरी इसको हम कुछ यूं लिख लेते हैं कि m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इससे इस स्क्वायर को कट कर देते हैं और माइनस में यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें सिंपली इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हाफ को बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ यूं हो जाएगा m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस m1 u1 का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और इसको आप लिख सकते हो माइनस m2 u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि दिस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, दिस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ ये हो जाएगा। इसको अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे खुल जाएगा आपका, ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2, ऐसा कुछ आ जाएगा। और नीचे में ये हमारा आ गया कितना m1 प्लस m2, और एक काम कर सकते हो आप इस पूरे पर ले लो, पूरे पर एलसीएम ले लोगे तो नीचे में m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा बीच में ये माइनस है तो ये माइनस लगा दो, ये m1 है, m1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे m1 प्लस m2 से, और ये आपका u1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगेन आप माइनस लगा करके m2 को मल्टीप्लाई कर दो m1 प्लस m2 से, ये आपका u2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि दिस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ऑफ के ई इज इक्वल टू हाफ, तो हमारा बाहर ही था, ये हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर या m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना प्लस 2m1
m2 u1 u2 और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये छोटा क्यों पड़ रहा है इतना यार, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस m1 स्क्वायर और माइनस m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस m1 m2 इंटू हो जाएगा हमारा कितना u1 स्क्वायर, और फिर यहाँ से खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m1 m2 इंटू u2 स्क्वायर, और इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m2 स्क्वायर इंटू हो जाएगा u2 स्क्वायर। तो इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इससे आपका ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में जो आपका पूरा टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, m1 प्लस m2 के इक्वल, ऐसा कुछ आ जाएगा। इतना आप कर सकते हो आसानी से। देन इसके बाद आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो आप कह सकते हो कि जो आपकी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हाफ तो आपका ठीक है बाहर में, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2m1 m2 u1 u2 ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये आपका ऊपर में क्या बन गया, माइनस m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 इंटू u2 स्क्वायर डिवाइडेड में आपका कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इन सारे में आप चाहोगे तो m1 m2 को बाहर ले सकते हो, और अगर m1 m2 को आप बाहर लोगे तो आप कह सकते हो कि आपकी जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगा कितना, m1 m2 को अगर हम बाहर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू u1 u2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कितना आपका m1 प्लस m2, और यहाँ पर हाफ भी था तो हाफ को यहाँ रहने दीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसमें भी चाहो तो माइनस को यहाँ से बाहर करो अगर, तो ये आपका माइनस हो जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये कुछ आपका हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, जिसको कि आप चाहो तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ करके लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, आप इस डेरिवेशन को अगर शॉर्ट में करना चाहते हो, बहुत आसानी से करना चाहते हो, तो आप एक काम कर लेना कि जो u2 होगा ना उसको जीरो मान लेना, यानी जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लेना। आप इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे और आसानी से सॉल्व होकर के आपका आंसर आ जाएगा। बाय द वे ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, माइनस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर u2 को जीरो डाल दीजिए तो u2 जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे का टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि मैं थक गया हूँ। थैंक यू सो मच।